दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि जिस तरह पहलगाम घटना के पश्चात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम दुनिया के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदले हैं, उसने काफी सारे सवाल भी उठा दिए हैं। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, ट्रेड की धमकी देकर करवाया, और साथ ही चीन की जो मिलीभगत थी, जो संलिप्तता थी पाकिस्तान के साथ भारत के सामने सैनिक संघर्ष के दौरान, वह भी स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने है। और चीन के हथियार, चीन की टेक्नोलॉजी ने पूरा पाकिस्तान की मदद करने के लिए वह पूरा चीन मतलब चीन ने पूरी ताकत अपनी पाकिस्तान से लगा दी थी। और ये स्पष्ट रूप से सामने है कि किस तरह सैटेलाइट के लिंक या सूचना के तमाम साधन पाकिस्तान को चीन ने उपलब्ध कराए। उनके हवाई जहाज, उनके जो पूरे सिस्टम, रक्षा प्रणाली संबंधित सारे जो आयुध प्रणाली थी, चीन ने काफी मदद की पाकिस्तान को। और इसके बावजूद जिस तरह चीन और अमेरिका की जो नीतियां भारत के विरोध में जो सामने आई हैं, उस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, वह भी एक रहस्यमय चुप्पी की तरह सभी के सामने है कि आखिरकार क्या कारण है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक चीन और अमेरिका के खिलाफ स्पष्ट और कड़े शब्दों में ऐसा कुछ नहीं बोला है जो उन्हें चेतावनी दी जा सके। लेकिन हाँ, संकेतों में उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया। संकेतों में एक रैली के दौरान उन्होंने जिस तरह चीन के सम्मान के ऊपर बोला था, बात याद है, चीन ने जिस तरह पाकिस्तान का स्पष्ट रूप से उनको समर्थन किया है। तो ऐसे में चीन के प्रति और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के प्रति क्या भारत के प्रधानमंत्री को स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? क्या कड़े शब्दों में चेतावनी उन्हें भी देनी चाहिए? ये तमाम तरह की बात इस समय लगातार राजनीतिक गलियारों में तो है, साथ ही समाज के अंदर विभिन्न तबकों में लगातार एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हमारी बात इस पूरे विषय पर है कि आखिरकार क्या कारण है कि प्रधानमंत्री अभी तक चीन और अमेरिका के लेकर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, उसके पीछे क्या कारण है? हमारे साथ इस चर्चा में बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय हम सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ लखनऊ से मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको कि अमेरिका और चीन के प्रति डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है जो कि इस समय लोग आवश्यकता बता रहे हैं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बार बार यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के मध्य सीज फायर मैंने करवाया है, मैंने ट्रेड की धमकी देकर करवाया है, और साथ ही शी जिनपिंग चीन का जो रोल रहा है पाकिस्तान के पक्ष में, वह भी स्पष्ट रूप से सभी के सामने है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई कड़ा ऐतराज, कड़ा विरोध इन दोनों देशों को लेकर नहीं जताया है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, इसके पीछे क्या कारण है? क्या समय का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, या और कुछ राजनीतिक कारण है इसके पीछे, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कूटनीति कारण है? क्या लगता है आपको, पूरा विषय किस तरह से आप देख पाते हैं? प्रशांत जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत वाजिब ये प्रश्न पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसको लेकर बहस भी कर रहे हैं कि आखिर चीन का च और अमेरिका ट्रंप का ट क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोल पा रहे हैं। पूरे इस दौरान जो हम लोगों ने देखा है, जो जब से पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तानी आतंकवादी थे, इसमें कोई शक नहीं है, और उन लोगों ने जिस तरह से हमारे निर्दोष 28 व्यक्तियों को मारा, प्रधानमंत्री का जो इंडिविजुअल भूमिका होती है, वो देश के सामने आकर जो चीजें हमारी सही हैं, गलत हैं। देखिए, चीन का ना नाम बोलना तो आप शुरू से जानिए कि जब से चीन से कॉन्फ्लिक्ट हमारा शुरू हो रहा है, जब से प्रधानमंत्री मोदी की आप मानिए, चाहे वो गलवान वाला हो, आपका 2-3 मुठभेड़ हो चुकी है और हमारे सैनिक शहीद हुए, चीन के लोग भी उसमें बताते हैं मारे गए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी आपको याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि चीन का नाम नहीं कभी प्रधानमंत्री ने लिया। तो जब चीन का नाम लिया तो लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो पाकिस्तान का नाम तो लेंगे ही, प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान का भी नाम ना लेना ये दर्शाता है कि किस रणनीति पे प्रधानमंत्री चलते हैं। वो कोई भी, जैसे अगर हमारी कमी होती है तो भारत की कमी ही है वो प्रधानमंत्री की तो कमी है नहीं। प्रधानमंत्री के निर्णय की कमी होती है कि आपने इस तरह के जो सीज फायर कराया, जितनी जल्दी कराए, सब में क्वेश्चन मार्क लगता है। और शायद बीजेपी और प्रधानमंत्री, बीजेपी तो मैं बाद में मानूंगा, प्रधानमंत्री किसी भी नाकामयाबी को अपने सर नहीं मारना चाहते। सच्चाई ये है। उनको अगर कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है और उसमें एकदम वाह वाह होती है तो उसको तुरंत हाथों हाथ दिया जाता है, उसका प्रचार पूरे आईटी सेल से लेके सारे जितने बड़े लीडर्स हैं सब करने लगते हैं। लेकिन वही कोई संस्था अगर गरीबी पे, बेरोजगारी पे, आपकी भुखमरी पे
इस पे अगर कोई आंकड़ा भारत के खिलाफ आता है तो उसको फिर मानने से इनकार कर देते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट जल्दबाजी में या देने की कोशिश भी नहीं करते। वो उतना बोलते हैं जितने में उनकी छवि को कोई डेंट ना पहुंचे। वो अपनी छवि को लेके सतर्क रहते हैं। बड़ी हास्यास्पद लगती है बात। एक पुल का उद्घाटन होना है और उस पुल के उद्घाटन में प्रधानमंत्री, एक उदाहरण है, मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूं, और वो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। आज 2 दिन बाद वो पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर जाने से पहले एक टीजर, आप बताइए, कि प्रधानमंत्री का एक टीजर रिलीज किया जाता है बीजेपी की तरफ से। आप, ये कोई पिक्चर तो है नहीं कि आपने उसका ट्रेलर ही रिलीज कर दिया। और वहां पे टीजर आप क्या करना चाहते हैं, ये कब तक प्रचार चलेगा? जमीन पे कुछ और चीजें रहती हैं। वहां लोग मरे, वहां इतने लोगों के मकान टूटे, इतने लोग वहां पे, जो जितने इस जो हम लोग के एक पाकिस्तान से जो एक अटैक हुआ था, वॉर तो इसे माना नहीं जाएगा, लेकिन जो अटैक पाकिस्तान ने किया और भारत ने जितना अच्छा जवाब सेना ने दिया, उसको में जो हताहत हुए उनके लिए कुछ नहीं किया गया। कितनों के मकान टूटे, कितने का, उसका आपने क्या सोचा? जो आदमी बॉर्डर में रह रहा है, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? अ, अगर मान लीजिए, एक आपको फिर बताएं कि अगर गुजरात में भूकंप आया, आपको याद होगा, जब भूकंप आया था 2001 या 2 में, जब भी आया था, मोदी जी वहां पे उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। और उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त बाकायदा एक बजट अलॉट किया गया, वहां युद्ध स्तर पे काम हुआ और सबके मकान बनाए गए जिन जिन के टूटे थे। ये तो एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन जब आप, ये मानवीय आपदा है, जब आपके ऊपर अटैक हुआ है, तो देश की सरकार को उन लोगों के जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, उनका आपको साथ देना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए। तो उस मुआवजे की कोई बात नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री जी अच्छा अच्छा निगल जाते हैं, और जो खराब होता है उस पे तो थू भी नहीं करते। हम लोग तो थू कर देते हैं, वो भी निगल जाते हैं कि हमें बोलना ना पड़े, लोगों को पता ना चले कि इसमें हमारी कहीं कमी रह गई है। यही कारण है, ना वो चीन का नाम लेते हैं, ना वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। आपने बड़ा अच्छा अभी इंट्रो में अपने जिक्र किया कि ये विदेशी चीजों का आप बहिष्कार करिए। तो विदेशी चीजों का जनता क्यों बहिष्कार करे? हम जाते हैं, अगर कोई जितने मोबाइल है ज्यादातर चीन में बन रहे हैं, यहाँ तो इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, पार्ट्स बन के आते हैं और यहाँ पे असेंबल होते हैं, असेंबल यूनिट लगा रखी है। देश को अंधेरे में रखा जा रहा है कि पूरा मोबाइल हमारे यहाँ यही बन रहा है। ऐसे कई पार्ट हैं जो अमेरिका से आते हैं। आपका कोई भी मोबाइल है, कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका मोनोपोली है, और उनका, वो बिना उसके मोबाइल चल ही नहीं सकता, ऐसी चिप्स आती हैं। उसमें 1 दर्जन से अधिक कंपनियां हैं, और कुछ कंपनियां तो वर्ल्ड की ऐसी है जो मोनोपोली पे, और उनका अपना इंडिविजुअल एक ऐसा रहता है कि उसके बिना आप, उनसे कांटेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो विदेशी सामान तो आपके नस नस में है। आप गाड़ी, जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री चलते हैं वो विदेशी, जिस जहाज में चलते हैं वो विदेशी, इनका चश्मा विदेशी, इनकी कलम विदेशी। तो फिर आप विदेशी का अपने ऊपर से शुरू करिए ना। गांधी जी ने कहा, क्या कहा था? गांधी जी ने तो यही कहा था, पहले आप अपने आप से शुरू करिए, बाद में देश को बदलिए। तो ये चीजें देखिए सब हवा हवाई है, और इन चीजों को लेकर देश की जनता, खासकर जो भक्तों का और आईटी सेल जो है, ये तरह तरह के नैरेटिव फैलाता है, इनकी कमियों को छुपाता है। और जो चीजें अगर कोई दूसरी पार्टी, हम उसमें ना कांग्रेस को जोड़ते हैं, ना सपा को, ना टीएमसी को, ये जवाबदेही से बचते हैं और लगातार बच रहे हैं। इनको जवाब देना पसंद ही नहीं है। कोई इनके ऊपर आरोप लगाता है तो ये लोग उसको कन्नी काट लेते हैं। इसीलिए गाली गलौज और ये सारी चीजें आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे शुरू हो जाती हैं। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर जो बात है सच्चाई से तो स्वीकार करनी पड़ेगी, और सच का सामना तो करना पड़ेगा। आखिरकार सच से आप कब तक बचेंगे? इन प्रश्नों से, जो ज्वलंत प्रश्न सामने खड़े हैं देश के सामने कूटनीतिक तौर पर, क्योंकि इसमें सैन्य क्षमताओं ने, जो हमारी सैनिक आर्मी ने, हमारे डिफेंस सिस्टम ने पूरा एक अपना पराक्रम दिखाया, अपनी बहादुरी का परिचय दिया, अपनी रणनीति का परिचय दिया, दुनिया ने देखा, उसके शौर्य को माना। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर जो हमारे सामने चुनौतियां वर्तमान दौर में खड़ी हो गई हैं, कि दुनिया के तमाम देश, कोई भी खुलकर हमारे पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, और खासतौर से चीन, और जैसे अमेरिका की मैंने बात की, वह लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चीन लगातार रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान का खड़ा हुआ, मजबूती से खड़ा हुआ है। तो वैसे में क्या प्रधानमंत्री को, सरकार को स्पष्ट और कड़े शब्दों में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, चीन के सामने भी और अमेरिका के सामने भी, कि आखिरकार हम क्यों चुप है? मतलब इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है, तो देश को बताने चाहिए, सरकार को भी।
वे हम क्यों चुप हैं? क्योंकि हर आदमी के मन में सवाल तो इस समय खड़ा हुआ है कि आखिरकार चीन की इतनी जो उसकी मतलब जानबूझकर भारत को परेशान करने की नीयत से भारत के चारों तरफ कहीं न कहीं अपना जो उसकी कूटनीतिक है, वह उसे कहीं न कहीं परोस रहा है उन देशों में। बांग्लादेश हो गया, चाहे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान तो सबके सामने है। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? कौन-सी ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं उस भारत सरकार के सामने जो उसे तुरंत और त्वरित तौर पर पूरे भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अपने भी जो कूटनीतिक है उसकी सफलता के लिए तमाम प्रयास करने चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, आप या कोई दर्शक अगर जरा सा भी जानकारी रखता है भौगोलिक स्थिति की भारत के, तो अगल बगल जितने भी देश हैं सब धीरे धीरे 2014 के बाद से हमसे दूर होते गए। इनको इनका मोदी जी का अहम करिए, अहम कहिए, या इनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, कि इन्होंने सोच ये देखा है कि हमें हमें किसी की जरूरत नहीं और हमको हमारी जरूरत सबको है। लेकिन विश्व स्तर पे भारत की एक जो छवि है कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम जल्दी एक कदम युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ाते और किसी विवाद में नहीं फंसना चाहते, ये भी कहीं न कहीं एक जो शुरुआत से चला रहा है इसको बदलने की ज़रूरत थी, जो ये सरकार नहीं समझ पाई। और हर बार वही होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ या इज़राइल ने किसी पे अटैक किया, तो भारत का अक्सर भारत सरकार का देखा गया है शुरू से वो न्यूट्रल अवस्था में रहता है। जब आप दूसरे के आपका कोई दोस्त है, आपका उसके ऊपर कोई संकट आता है, तो आप उसके साथ खड़े होते हैं। ये एक मानवीय है कि अगर आपका अभिन्न दोस्त है, वर्षों पुराना दोस्त है, जो आपका बचपन का दोस्त है, हमारे देश का जन्मी अगर मान लीजिए, देश तो बहुत पुराना है, लेकिन आज़ादी मिली उसके बाद से देशों से संबंध हमारे अच्छे रहे हैं। उसमें रशिया का नाम है, उसमें कई ऐसे नाम हैं, जिनका यहाँ पे ज़िक्र आप अगल-बगल के देश देखिए, बांग्लादेश को हमने बांग्लादेश शुरू से हमारे साथ था और उसको उसका जन्म ही भारत ने ही कराया, तो उसके बाद भी किसी का साथ ना आना और पाकिस्तान के पीछे फ्रंट लाइन पे अगर पाकिस्तान लड़ रहा है तो उसका सपोर्ट करने के लिए चाइना, जैसे आपने अभी बताया, वो सीधे-सीधे खड़ा हुआ है और बिल्कुल डंके की चोट पे साथ दे रहा है। वो उनके सारे जितने भी अब तो सुन रहे हैं बहुत हाई-फाई उनके जो प्लेन्स आ रहे हैं, जो भारत को नुकसान हुआ उस नुकसान का कोई पता नहीं चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कारण है कि विदेश में जाके बताते हैं सीडीएस और उसके बाद यहाँ पे बताने में उन लोगों की क्या हालत खराब हो रही है। आप विदेशों में गाना गा रहे हैं, एक क्लिप आप वायरल हुई थी, आप ही ने उसको पोस्ट किया था। उस क्लिप में क्या था, वहां गाना गाया जा रहा है, तो क्या करने गए थे? आप कहिए, आप अगर इंडियन फोरम से मिलने गए थे तो इंडियन फोरम को क्या बताने गए थे? वो तो वहां का राजदूत भी बता सकता था, इसको आप मेल कर देते, मेल करके वो दिखा देता। आपको उससे उपलब्धि क्या मिली? ये लोग गए थे वहां किसको क्या बताने गए थे? कहने को तो सरकार कहेगी इसमें आप लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वो लोग मौज करने गए थे, तो ये मौज नहीं तो और क्या थी? अगर जो बताना था, वो बताने के लिए वहां पे राजदूत बैठे ही हुए हैं और ये 7 आदमी और 6 आदमी का प्रतिनिधिमंडल भेजने की जगह आप 2 लोगों का भेजते, मत भेजते ऑल पार्टी डेलीगेशन, या भेजते तो आप एक उसका और एक किसी विपक्ष का भेज देते। आप 7 आदमी सातों थोड़ी ना बोले होंगे। आपने उनको ट्रेनिंग दी कि क्या बोलना है, लेकिन भारत के संसद में आके आपको बोलने में आपकी हालत खराब हो रही है। आप कह रहे हैं कि मानसून सत्र आएगा तभी बताएंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मोदी जी के ग्रह खराब चल रहे हैं। मोदी जी जो चाल चल रहे हैं वो उल्टी पड़ रही है। ये आपका आप देख लीजिए शुरुआत से हो रहा है जब से ट्रंप आए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रंप का प्रोग्राम कैंसिल करवाइए, कोरोना बढ़ने जा रहा है और लाखों लोग मर गए। कोई उसका जब कोरोना का आंकड़ा डब्ल्यूएचओ ने दिया कि भारत में 35-40 लाख लोग मरे, भारत सरकार ने उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। अभी अगर आज आंकड़ा आता है कि डब्ल्यूएचओ में कि भारत में स्वास्थ्य की का रेट बढ़ गया है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो उसको तुरंत वाहवाही में सब लोग उसको हाथों हाथ ले लेंगे। ये चीजें कहीं ना कहीं जनता को और जो वोटर है, जो खांटी भक्त है, उसको भी कहीं न कहीं करोध रहा है। धीरे-धीरे ये जो अंदर से जब आदमी जागता है, एक समय आता है, यही सब कारण है कि बीजेपी की में जो मोदी की एक छवि थी, वो छवि पे बहुत बड़ा एक दाग लग गया। इस दाग से वो कैसे निपटेंगे, ये गॉड नोज़, भगवान ही जानता है या मोदी जी जानते हैं। हालाँकि मोदी जी भी नहीं जानते होंगे कि इससे कैसे, क्योंकि उनकी जितनी जो अगल-बगल टीमें, उनके जो सलाहकार होते हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं, कैसे सलाह दे रहे हैं, कि अगर विपक्ष चार आप विपक्ष को बुला के आप समझा दीजिए सारी चीजें और एक लाइन बोल दीजिए देश की सुरक्षा का मामला है, कोई आवाज ही नहीं उठेगी। भाई पत्रकार ही तो बोलेगा, हम आप बोलेंगे और हम विपक्ष से भी बात करते हैं तो कहेगा ये अगर विपक्ष को आपने शांत कर लिया तो आपने पूरे देश को शांत कर लिया।
आप सिंगापुर में सीडीएस जाके बोल रहे हैं कि नुकसान तो हुआ, जो हुआ तो हुआ माने हुआ। लेकिन आपको एक ये भी याद रखना चाहिए, पाकिस्तान पिटा, पाकिस्तान ने सारी चीजें बता दी। आतंकवादी देश है, वो तो चाहता कि हमारा कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, वो भी तो बोल सकता था। बाकायदा वीडियो फुटेज जारी हुई। हाल ही का उदाहरण लीजिए, यूक्रेन ने रशिया को बहुत तगड़ा अटैक किया, 40 प्लेन सुनते हैं उनके मारे गए, जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है। रशिया ने 24 घंटे के अंदर माना कि हमारे यहाँ इतना बड़ा हमला, ड्रोन हमला हुआ है, क्या कौन सा हमला था वो, बाकायदा उसका हम आपने देखा है। और रशिया ने कहा इसका हम जवाब देंगे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हमारा कोई प्लेन ही नहीं टूटा या हमारे ऊपर कोई अटैक ही नहीं हुआ। देखिए, वॉर की एक जो स्ट्रेटजी होती है, वो उस वक्त महसूस की जाती है जब वॉर चल रही है। जब वो अटैक करके चला गया तो उसके बाद रशिया के पास टाइम था, वो चाहता तो छुपा ले जाता, लेकिन नहीं छुपाया उसने। उसने सबको बता दिया। तो भारत में ऐसे कौन से वो लगे हैं कि अगर आप बता दीजिए कि हमारे 3 रफेल मरे, गिरे, वो एक रफेल गिरा, रफेल पे गोला आके टकराया। अगर आप ये बात जनता को ना बता के खाली बता दीजिए ऑल पार्टी मीटिंग्स में, तो आपका क्या जा रहा है? ये चीजें देश की जनता नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि हमारा नुकसान क्या हुआ है। तो ये नुकसान जो हुआ है, उस नुकसान को बीजेपी का ये नुकसान है, देश का तो जो नुकसान हुआ ही हुआ है। इनका सबसे बड़ा विश्वास खत्म हो गया है। लोग अब इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे कि जब ये बता ही नहीं रहे तो पता नहीं कितनी चीजें छुपाई होंगी इन्होंने। तो ये संकट है और इनके ऊपर विश्वास का संकट हो गया। मोदी जी की छवि में जो डेंट लगा है, वो डेंट जल्दी पूरा, दोबारा मैं कह रहा हूं इस चीज को, नहीं पूरा होने वाला। जी, ये तो सवाल बड़ा है, सवाल लगातार सबके सामने है कि आखिरकार जो कौन से कारण थे कि तो जांचों को, पूरे तथ्य को छुपाया जा रहा है देश के सामने, और रखने में उन्हें क्या दिक्कत है? क्योंकि हमेशा जब भी इस तरह के सैनिक संघर्ष हुए हैं या युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में या चीन के सामने भी, तो तमाम जांच रिपोर्ट बैठी, जांच कमीशन बैठे, जांच रिपोर्ट संसद में रखी गई, विपक्षी दलों के सामने रखी गई, और उस पर चर्चा भी हुई। जांच जांच भी इसलिए जरूरी है कि पता चलता है उससे हमें और क्या बेहतर हम कर सकते हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो इसमें चीज को छिपाने की आवश्यकता ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार है, उनकी क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, वो ही जाने। लेकिन जिस तरह से पूरी कूटनीतिक जो मोर्चे पर जो बात की जा रही है, लगातार जो विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, विदेश मंत्री के जो बयान आते हैं, या जिस तरह के तमाम तरह के जो भी इसमें डेवलपमेंट होते हैं, उसमें जिस तरह से, जैसे आपने कहा कि पूरे विषय को ऐसे छिपाया जा रहा है कि आखिरकार विपक्ष भी लगातार इसलिए सवाल करता है कि भाई क्यों छिपा रहे हो आप? और विदेश में जाकर जो हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, वह अलग तरह से उन्होंने वहां बातें रखी, उन बैठकों में फोटो भी आए, लेकिन साथ में लेकिन दूसरे उनके और दूसरी जो उनके कार्यक्रम है, उनके भी लगातार फोटो वीडियो सामने आ रहे हैं। आखिर का कारण क्या है कि देश की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री पीएम मोदी की जो पॉलिसी है रक्षा मोर्चे पर, और क्योंकि अगर हम देखें शी जिनपिंग के साथ उनकी बहुत सारी मीटिंग हुई है, अनेक बार वह मिले हैं, भारत में भी उन्हें आमंत्रित किया झूला झुलाने की, तो बड़ा एकदम से चर्चित उनका वो पूरा दौरा रहा है कि किस तरह से चीन के राष्ट्रपति को भारत में पीएम मोदी ने स्वागत किया, सत्कार किया और झूला झुलाया। वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी उनकी जो दोस्ती के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं रहती हैं। तो ऐसे में दोनों जो ऐसे लोग विदेश जो राष्ट्राध्यक्ष चीन और अमेरिका के, जिनसे बड़ी आत्मीयता वाला एक कहीं ना कहीं मोदी जी ने प्रदर्शित किया था, अपनापन प्रदर्शित किया था, वही लोग लगातार उन्हें कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कूटनीति है। तो प्रधानमंत्री मोदी को क्या और करना चाहिए? क्या अपनी जो विदेश नीति है उस पर एक आत्ममंथन करना चाहिए, विपक्षी दलों को साथ बैठाना चाहिए और पूरा उस पर ऐसा निष्कर्ष निकालना चाहिए जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और विदेश नीति को सभी विचारों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जा सके? क्या इसमें पहल करनी चाहिए पीएम मोदी को, भारत सरकार को? क्या लगता है आपको? देखिए, छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। आप भी किसी मोहल्ले में रहते हैं और हमारे दर्शक भी किसी मोहल्ले में रहते होंगे, कॉलोनी होगी। आपकी छवि एक गुरु जी की तरह से है, जो मोदी जी को आप उससे आप कंपेयर करके देख लीजिए। आप पूरे मोहल्ले में जाते हैं, कई लोगों के कंधे पे हाथ रख के गले मिलते हैं, और किसी को भाई बोलते हैं, किसी को कहते हैं हमारा बहुत पुराना नाता है, हमारा पुराना वो है, भारत की जड़ें से, आपके घर से उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं, आपके पिताजी के जमाने से हैं। आप ये सब कहते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल सबके साथ हैं। और वो लोग आपको गुरुजी करके बुलाते हैं, जिसे जैसे आप खुद ही अपने आप को गुरुजी, स्वघोषित विश्व गुरु आप मान लीजिए, आप गुरुजी मान लीजिए, वो विश्व गुरु है। लेकिन कल की डेट में आपके घर पे कोई अटैक होता है और मोहल्ले से एक आदमी भी ना निकल के आए, कि आपके जब जरूरत पड़ी तो कोई सामने नहीं आया,
और मोदी जी इतना चक्कर लगा चुके हैं, 151 यात्राएं कर चुके हैं, 200 से पार देश हो चुके हैं, कई देशों में 8-8 10-10 बार गए हैं 11 साल में। और 11 साल में आपने फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी फेल है, आपका विदेश मंत्री किसी लायक नहीं है। वो जब मीडिया पे आके बोलता है, अब उसने कैसे बोला, स्लिप ऑफ टंग तो मान नहीं सकते। वो इतना कि पूरी जिंदगी वो राजदूत रहा है, अम्बेसडर रहा है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में बाकायदा वर्ड्स की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको किस भाषा में बात करना है, कितना संतुलित भाषा में बात करना है, इस पे आपकी स्पीच थेरेपी वो होती है, क्लासेस होती हैं। जो आईएफएस नए लड़के बनते हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे में ऐसे क्या कारण रहे कि आप जो है क्या कहते हैं इस तरह की आप भाषा बोल गए मंत्री बनने के बाद? क्या आपने पूरी जिंदगी में जो किया था वो आपने ऐसे ही किया था? तो इनको तो 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है, 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार मोदी जी की है और मोदी जी के इस्तीफे होते नहीं है, ये हमारे रक्षा मंत्री कह चुके हैं। तो बेसिकली सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी चल रही है, हमारा श्रीलंका से हो गया, नेपाल से हो गया, बांग्लादेश से जो हो रहा है, मुझे किसी भी डीप में जाने की जरूरत नहीं, सारे दर्शक जानते हैं। भूटान से अलग है, भूटान पे आप देख लीजिए क्या हो रहा है। बर्मा से में हालत ही खराब है, उसकी बात ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान की बोलना ही बेकार है, वही हमारा मेन कांटा है। चीन के बारे में कोई हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ना वो कभी दोस्त था और ना कभी हो सकता है। उसकी विस्तारवादी जो नीति है और नियत है, दोनों पाकिस्तान पे लागू होती है। पाकिस्तान उसमें स्वच्छंद रूप से उसको सारी फ्री एंट्री देता है, सारे प्रोजेक्ट देता है, तो वो क्यों नहीं आएगा? वो जिस तरह से अपना एक एग्री उसका इंडस्ट्रियल बेस हो गया, सारी चीजें हो गई, वो पाकिस्तान में बना रहा है। तो अगर पाकिस्तान में उसको लाभ मिल रहा है, पाकिस्तान में उनकी खाने अगर मान लीजिए चाइना वाले कुछ खोजते हैं और पाकिस्तान कहता है ठीक है हमको आप इतने, तो बिका हुआ गरीब देश है। आपकी जमीन है, आप गरीब किसान है, तो आप कहते हैं भैया आके हमारे यहाँ खेती कर लो। 50 बीघा जमीन है, मान लीजिए हम नहीं कर पाते खेती, हमारे पास संसाधन ही नहीं है। तो वही हाल पाकिस्तान का है, भिखारी है तो जाहिर बात है जो अमीर आदमी उसके नीचे ही रहेगा। पाकिस्तान के पीछे चाइना था, चाइना है, चाइना रहेगा। ये जब हम आप जान रहे हैं, तो देश की सत्ता पे जो बैठे लोग हैं, उनको क्या इतिहास नहीं मालूम? लेकिन फिर वही कह रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मोदी जी में, और उनकी छवि पे जो डेंट पहुंचता है, उसको बाद में सेना के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके ऑपरेशन सिंदूर बना के, और उसका नाम भी सोच के सिंदूर बनाया जाए, ऐसा रखा जाए कि लोगों की भावना से जुड़े। वही उल्टा पड़ जाता है जब सिंदूर बंटवाने लगते हैं। बिहार में उनके कार्यकर्ता पीटे जाते हैं, मार के भगाए जाते हैं, उसके बाद वो वापस ले लेते हैं। 2500 लोग ऑन कैमरा लाइव टीवी पे डिबेट करते हैं कि हम सिंदूर बंटवाएंगे घर घर, और उसके बाद वो पार्टी है जो जाके बाद में मना करती नहीं, ऐसा तो कोई कार्यक्रम ही नहीं था। तो दर्शक हमारे जाके देख ले यूट्यूब पे कितने लोगों ने, प्रवक्ताओं ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप उनको क्यों नहीं लात मार के निकाल के बाहर करते? अगर आपका ये पूरा दैनिक भास्कर की खबर अगर गलत थी, तो आप सबको निकाल के बाहर करिए कि आपने उसको कैसे एडमिट कर लिया, आप उस पर बहस कैसे कर गए? मैं जब भी खंडन ठीक, करना चाहता इस विषय पर 3-4 दिन क्यों वेट करा गया? जब भी खंडन तीन करना चार चाहिए। दिन 3-4 दिन ये लोग माहौल देखने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने बोल दिया होगा कि उत्साह में, लेकिन उन्होंने कहा पहले करवाओ, उसके बाद देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सोची समझी साजिश वो थी, बात थी। और उन्होंने कहा था कि इसको हम घर घर कार्यक्रम करवाएंगे, सिंदूर की डिबिया बंटवाएंगे, सिंदूर बंटवाएंगे, जो भी XYZ रहा हो। लेकिन उसका उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया, तो इन्होंने फिर वही होता है कि जैसे आप एक आपने गंदगी फैलाई, उसके बाद आप पोंछने लगे उसको। ये गंदगी फैल चुकी है और इसको पोंछना बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता के बीच में बात घर घर जा चुकी है कि बीजेपी सिंदूर वितरण कार्यक्रम इनका था। ये आज लाख कह ले कि वो फेक खबर थी, लेकिन उस खबर में पूरा दम था। तभी आप टीवी पे आके आपके प्रवक्ता, नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब बात कर रहे थे। तो इस चीज में कहीं उनको कोई नहीं दी जाती। और जहां तक बात है मोदी जी की, मोदी जी के सलाहकार जो है इस वक्त, उनकी बिल्कुल सब जो समय होता है वो उल्टा चल रहा है। वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं सब उल्टी पड़ जा रही है। आगे देखिए क्या होता है, बिहार आ रहा है, अभी जम्मू जाएंगे, पूरा दिन भर नगाड़ा बजेगा। उद्घाटन का टीजर कर ही दिया है, बता चुका हूँ आपको। उसके बाद उस दिन सुबह से लेकर शाम तक सारे कैमरा की विश्व का पहला सबसे ऊपर है, और ये है, इतना लंबा है, ये पुल बना हुआ है इस चिनाब नदी पे, जिस भी नदी पे है वो वास्तव में बहुत बढ़िया है। वो जिसने भी बनाया है, जिस भी डिपार्टमेंट में बनाया, क्रेडिट गोज टू देम।
सरकार की एक नीति होती है, सरकार थोड़ी ना बनाती है, सरकार युद्ध लड़ने थोड़ी ना गई थी। लेकिन मोदी जी वही करते हैं कि क्रेडिट सारा अपना लेते हैं। वो चाहे आपका आर्मी का हो ड्रेस, चाहे आपका एयरफोर्स का ड्रेस हो, वो पहन के उसका क्रेडिट की यही पायलट बन के गए थे। इन्होंने सारे नेस्ता नाबूद की, इनका पद चलता तो प्लेन के साथ भी एक फोटो खिंचा लेते कि इसी प्लेन से हम जाके मार के आए सबको। ये चीजें जनता देखिए बड़ी ये चाइल्डिश बिहेवियर होता है। और आप कपड़ा बदल के आप फोटो खिंचवाएंगे और आप अपना अगर प्रचार करवाएंगे तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? जनता एक दिन तो आपको फिर समझ ही लेगी। इसके लिए आप ही को सुधरना पड़ेगा। जनता चाहती वही है जो जमीन पे दिखे। हवा हवाई बात कुछ दिन चल सकती है, कुछ साल चल सकती है, एक दशक चल सकती है, इसके ज्यादा नहीं चल सकती। तो ये जनता सनातन पे आप जोड़िए, सनातन, कई सनातनी ऐसे जो फंस गए हैं, गंदे गंदे वीडियो उनके जारी हो रहे हैं, आपके मंत्री से लेके आपके कार्यकर्ता तक फंस रहे हैं, उनके बच्चे फंस रहे हैं, तो आप क्या कर लेंगे? आप कितना अपने आप को रोकेंगे? सारा कूड़ा करकट बीजेपी में 2004 में जितना अच्छे लोग थे, आज की डेट में सारे कूड़ा बीजेपी में आ गए हैं। आप अगल-बगल भी देखिए, आपके यहाँ नेता जो 2014 तक डिफरेंट पार्टी में रहा हो, 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो कोई सपा में था, कोई बसपा में था, आज वो सब कमल का झंडा लगा के चलने लगे हैं। उसमें एक से एक अपराधी भी है और उसमें एक से एक ठेकेदार भी है, जिनको ठेकेदार क्या करेगा? वो पार्टी बदल के आपको पार्टनर बना लेगा, विधायक बन गए तो। और वो काम करता रहेगा, उसके लिए सत्ता कोई आनी जाने वाली चीज है। आदमी रहता है, आदमी को क्या नीड चाहिए होती है, वो विधायक हो चाहे कोई हो। ये सिस्टम जो चल गया है, इस सिस्टम में जनता अब समझदार हो रही है। आगे जो भी हो, जीते हारे, इट डजंट मैटर, लेकिन विदेश नीति पे पूरे समझ लीजिए सरकार की छवि एकदम धूमिल हो चुकी है। जी। हाँ, जैसे जो आज मतलब जो स्थिति है, वर्तमान चुनौतियां जो देश के सामने खड़ी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक मोर्चों पर जो चुनौतियां एकदम से सामने खड़ी दिखाई देती हैं, तो ऐसे में जो भारत की विदेशी नीति है कि उस पे पूरा विमर्श इस समय ओपन विमर्श होना चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठकर सरकार को करना चाहिए, क्या पहल करनी चाहिए, और साथ ही जो अगर देश की हम बात करें, जो पंडित नेहरू के जमाने से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो एक पूरा एक विचार देश के अंदर बना, और उसे बहुत कहते हैं ना बेहतरीन तरीके से भी भारत ने उस गुटनिरपेक्ष विचार के द्वारा, आंदोलन के द्वारा पूरे देश में अपनी साख जमाई, और पंडित नेहरू, इंदिरा जी या राजीव जी, मतलब जमाने में बड़ी उसने विचार ने बड़ी मजबूती भी प्राप्त की। और दुनिया के अंदर तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब भारत की जो प्रमुखता थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लोगों ने स्वीकार भी की, और तमाम जो उनकी बातें थी उसको माना भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई, भारत की अगुवाई में। तो ऐसे में क्या भारत को पुनः उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो विचार है उसको दोबारा पोषित करना चाहिए, उस विचार को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? क्या वर्तमान दौर की ये आवश्यकता है? जो विदेश नीति इस वर्तमान दौर की है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो विचार, जो नीति थी, क्या उसको उसकी महत्ता वर्तमान दौर में प्रमुखता के साथ सामने आ गई है? क्या लगता है आपको? देखिए, दर्शक भी जानते होंगे और आप खुद भी जानते हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आपके आपके जहन में कहीं ना कहीं ये कौन रहा है, सरकार किसी की नहीं सुनती है। ये नेहरू को बुरा भला कहती है, ये राजीव गांधी को बुरा भला कहती है, ये इंदिरा गांधी को बुरा भला कहती है। तो आप ये सिर्फ वो याद करती है जिस दिन उनका या तो शहादत दिवस था या तो उनका जन्म दिवस था, उसी दिन एक ट्वीट आता है, अदरवाइज कुछ नहीं आता। उसके बाद साल भर इन लोगों को सिवाय बुरा भला कहने के कुछ नहीं करते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग उनके मार्ग पे चलेंगे या उनसे कुछ सीखेंगे, या ऑल पार्टी मीटिंग बुला के? अरे हमसे काबिल कौन है भाई? मोदी जी से काबिल अगर कोई हो तो प्रशांत जी आप हमको बता दीजिए बीजेपी में। और बीजेपी में जब मोदी जी से कोई काबिल नहीं है, तो देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें काबिल नेता हो? और जो सलाह दे मोदी जी को, क्योंकि सरकार मोदी जी की है, वो सलाह देगा तो किसको देगा? सरकार को देगा। सरकार का हेड कौन? मोदी जी। तो मोदी जी क्या आपको लगता है किसी की सलाह सुनेंगे? ये सवाल ही मैं सिरे से खारिज करता हूं कि वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे सिर्फ अपने मन की बात, और मन की बात कह के शांत हो जाएंगे। करेंगे वही जो उनकी इच्छा होगी। विदेश नीति जाए तेल लेने, सर कोई माने न माने, विश्व गुरु वो बने हुए हैं, अघोषित विश्व गुरु हैं, जिनको कोई नहीं जानता, कोई मानता नहीं, लेकिन ये खुद को विश्व गुरु इन्होंने अपने आप को बना दिया है। और जब बना दिया है तो जाहिर बात है वो जो भी कहेंगे करेंगे, उसको उनके भक्तजन उसका सुबह से शाम तक ढोल बजाते रहेंगे। तो ये वो किसी की बात नहीं मानने वाले, बिल्कुल सिरे से। ये अलग बात है कि वो शशि थरूर को ले गए हो, मनीष तिवारी को ले गए हो, चाहे किसी को ले गए हो। वो ये क्षणिक वो था, इनके में किसी ने समझाया होगा कि आप ऑल पार्टी भेजिए, जबरदस्ती का ये खर्चा था। मैं आज भी मानता हूं इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसके बिल्कुल वो हूं कि भारत में आप, भारत के आप जब मोदी जी इतने दौरों में कुछ नहीं कर पाए, तो 7 आदमी एक बार में जाके किससे मिले?
कोई एक स्टेटमेंट आपको फॉरेन के किसी उसमें आया है, किसी कंट्री के किसी हेड ने दिया? ये टुडे इंडियन डेलीगेशन केम एंड विजिट अवर फलाने प्राइम मिनिस्टर, या किसी से भी मिले हो? एक भी नहीं आया। तो आप करने क्या गए थे? किसको? डायस्पोरा को बताने गए थे, इंडियन डायस्पोरा को। भारतीय तो वैसे ही भारत के साथ है। तो ये चीजें देखिए हवा हवाई है, फालतू फंड की बात है, इसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि इसको क्यों भेजा गया था, कैसे भेज गया, ये आज भी एक प्रश्न है। वो लोग आते हैं, अब क्या बताते हैं। मजे की बात यह है कि 2 दल आ गए हैं और तीसरा शायद आ जाएगा। तो अब ये सारे आते हैं, तो उसके बाद क्या रिपोर्ट देते हैं, वो एक बढ़िया चर्चा का विषय रहेगा। जी। जी, जी, सही बात है। ना विषय तो है ही, प्रश्न तो है ही है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण थे कि जो डेलीगेशन को भेजना पड़ा बाहर और क्या सफलता प्राप्त करी, ये बड़ा सवाल है। प्रश्न की बात ही सबके सामने है कि उस डेलीगेशन ने बाहर जाकर दुनिया के देशों में क्या बताया और क्या सफलता प्राप्त करी, कितना समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ और क्या वे खुलकर समर्थन में खड़े होंगे भारत के सामने, भारत के साथ में, पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ। कि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत सबके सामने आ चुकी है, स्पष्ट तौर पर सामने आ चुकी है। और गोदी मीडिया का जो रोल रहा है पूरे इन घटनाक्रम में, क्या उसने भी कहीं न कहीं भारतीय सरकार के सामने चुनौती पेश की, दुविधा पेश की? ये सवाल जो खड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या गोदी मीडिया का भी इसमें रोल रहा है? उससे निपटना भी भारत सरकार के सामने एक चुनौती के तौर पर सामने आया। और जो सीडीएस ने भी कहा कि फेक न्यूज़ से निपटने में 15% हमारा वक़्त खराब हुआ। चाहे वो भारत की गोदी मीडिया की हो या पाकिस्तान द्वारा पोषित फेक न्यूज़ हो, तो पूरा विषय किस तरह से आप देख पाते हैं? देखिए बिल्कुल सही बात थी। इस्लामाबाद से लेके कराची के पोर्ट को नेस्ता नाबूद करना, सारी चीजें करना, ये कहीं ना कहीं खास मतलब भारत की छवि को बहुत धक्का लगा है, खासकर मीडिया की। और मीडिया की छवि को धक्का लगना माने देश का एक माखौल उड़ाना था। और आर्मी के जो स्टेटमेंट आया कि हम लोग को बिल्कुल, जब आप कोई ऐसा अनाप शनाप बयान देते हैं, जाहिर बात है उसमें आपको आपको उसको जो गलत अगर सूचना आ रही है, तो उसके लिए भी तो आपको, आज हम कहें प्रशांत जी चोर है, तो प्रशांत जी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं। आप कहिए मुकुल त्रिपाठी चोर है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं, लोग आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। तो ये चीजें देखिए, हम लोग तो एक ह्यूमन बीन है, लेकिन जब आप कंट्री को लेके किसी ऐसी अनर्गल बात करते हैं, तो जाहिर बात है इसका असर भी बहुत बड़ा होता है। और ये मजाक का भी विषय बनता है और सीरियस भी रहता है कि आप लोग कितने हल्के लोग हैं। तो भारत के मीडिया की छवि बहुत ही धूमिल हुई है। और इस धूमिल छवि को भारतीय मीडिया आने वाले 5 साल तक कोई नहीं बदला सकता, जब तक कि ये जो गोदी एंकर है इनको सब हटाया ना जाए। जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा कि आपने, चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं। गोदी मीडिया ने जो नेगेटिव रोल निभाया, उसने एक समस्याएँ, बहुत सारे प्रश्न भारत सरकार के सामने भी खड़े कर दिए कि दुनिया में जिस तरह का मैसेज इन्होंने पेश किया, वह निश्चित रूप से सवालों की बौछार भी इन्होंने मतलब दुनिया के स्तर पर बनी और उससे निपटना भी चुनौती एक भारत देश के लिए, सरकार के लिए भी। और सीडीएस ने जैसा कहा, वह भी एक चुनौती बन गया था कि आखिर फेक न्यूज़ से हम कैसे निपटें? चाहे वो किसी भी जगह से आ रही हों, चाहे पाकिस्तान से आ रही हों फेक न्यूज़, या गोदी मीडिया ने जिस तरह से बातें की, वह भी एक सवाल तो है ही। कि आखिरकार इतना उन्हें बातें करने की क्या आवश्यकता थी? और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, राजनीतिक गलियारों के अंदर भी, समाज के अंदर भी। और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार पूरे जो इतना घटनाक्रम घटित हुआ है देश के अंदर, उसके पीछे कौन से मुख्य कारण हैं, हर कोई जानना चाहता है। और सरकार कब वस्तुस्थिति स्पष्ट करेगी देश के सामने, वह भी सभी के अंदर उत्सुकता इसमें बनी हुई है। और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।